जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले लेक्चर में बिहार से संबंधित जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है 7 फेज का, उसी से संबंधित प्रश्नों को कराए थे। आज भी मैं उसी से संबंधित प्रश्नों को कराएंगे। और आप लोग इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़िए और बिहार शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, जितने सारे प्रश्नों को पूछे जाएंगे बीपीएससी के माध्यम से, वो सारे प्रश्नों को कराएंगे। और आप लोग का जो मेरी तरफ से ढेर सारी मनोकामनाएं हैं कि आप लोग इस बार अच्छे से बिहार 7 फेज का जो एग्जाम दीजिए बीपीएससी के द्वारा और उसमें अच्छे तरीका से सफलता हासिल कीजिए। तो मेरी आपसे यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और ये एक बार मैं आप लोग से जरूर अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो अपना समझकर, एक परिवार की भांति समझकर, जितने सारे भाई बहन हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत सहायता करेगा। और इस पर हमेशा पढ़ाई से संबंधित ही हम लोग वीडियो यहाँ पे रहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कार्य रामधारी सिंह दिनकर के नहीं है। कौन से ऐसे कार्य हैं जो चारों विकल्प में दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर के नहीं है। तो परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रेणुका और रतिनाथ की चाची। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की जो चाची है, ये जो रचना है इस बाबा नागार्जुन के द्वारा किया गया है। रतिनाथ की चाची की रचना जो है बाबा नागार्जुन के द्वारा किया गया है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और रेणुका, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की है। आप हिंदी साहित्य में जाकर पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अच्छी तरीका से जानकारी मिल जाएगी। और जो रतिनाथ की चाची है ये जो नागार्जुन की रचना है। ओके, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि भोजपुरी किस जिले की मुख्य भाषा है। तो ए विकल्प में दिया है सारण, चंपारण, भोजपुर और पूर्णिया। तो यहाँ पे जो साथियों ऑप्शन नंबर जो डी हो रहा है ये सही हो रहा है। पूर्णिया जो जिला है यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। पूर्णिया जिले में भोजपुरी बोली जाती है और इसकी यह जो है मुख्य भाषा है। तो ये तो डी ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पे आता है एक बात और कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब भोजपुरी भाषा बोला जाता है। तो भोजपुरी जो भाषा है प्रधानतः कह सकते हैं कि पश्चिमी बिहार में बोला जाता है, उसके साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी झारखंड में यह भोजपुरी भाषा को बोला जाता है। इन क्षेत्रों के अलावा जो भोजपुरी है ये भी आपको मालूम है कि विदेशों में भी बोला जाता है। विदेश में भी भोजपुरी भाषा को भी बोला जाता है। कौन कौन सा देश है? तो अगर संवैधानिक भाषाओं के अंतर्गत बात करें तो एक देश जो है फिजी और एक देश है नेपाल। यहाँ पे जो है भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। संवैधानिक जो भाषाओं में से एक है ये जो भोजपुरी भाषा है, ये संवैधानिक भाषाओं में से एक है। और फिजी जो देश हुआ और नेपाल जो देश है ये यहाँ पे भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा यहाँ पे जो प्रश्न करा है कि हैंडलूम श्रम समूह बीमा योजना में मजदूरों का कौन सा आयु समूह शामिल है। हैंडलूम, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, हैंडलूम श्रम समूह बीमा योजना। तो इसमें मजदूरों का जो आयु सीमा कितना रखा गया, आयु सीमा कितना रखा है, मतलब कितने वर्ष हैं? 16 से 65 वर्ष, बी में करें 21 से 60 वर्ष, सी में 18 से 60 वर्ष और डी में 21 से 65 वर्ष। तो 18 से 60 वर्ष जो विकल्प यहाँ पे सी हो रहा है ये सही हो रहा है, क्योंकि हैंडलूम श्रम समूह बीमा योजना में मजदूरों का जो उम्र रखा गया है, आयु रखा गया है, वह 18 से 60 वर्ष के अंतर्गत रखा गया है। इस योजना के जो पात्र होते हैं 18 से 40 वर्ष के ही
आयु समूह के जो घर से काम करने वाले श्रमिक होते हैं, जैसे मिड डे मील श्रमिक हो गए, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक हो गए, ईंट भाटा वाले मजदूर हो गए, घरेलू कामगार हो गए, धोबी हो गए, ये सब के लिए जो है ये 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 60 वर्ष दिया गया है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न चौथा जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि कौन सा पुरस्कार ग्रंथ पुरस्कार योजना का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन सा पुरस्कार ग्रंथ है जो पुरस्कार योजना का हिस्सा नहीं है। तो अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार ए विकल्प में दिया है, बी में दिया है दुष्यंत कुमार पुरस्कार, सी में लघु कथा पुरस्कार और डी में डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो रहा है दुष्यंत कुमार पुरस्कार। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है दुष्यंत कुमार पुरस्कार। जो दुष्यंत कुमार पुरस्कार ग्रंथ है ये पुरस्कार योजना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार, लघु कथा पुरस्कार और डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार, ये जो ग्रंथ है ये पुरस्कार योजना से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से पुरस्कार योजना का हिस्सा कौन कौन से हैं। तो आपको जरूर याद करना होगा अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार, लघु कथा पुरस्कार और डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। और दुष्यंत कुमार पुरस्कार जो है ये पुरस्कार योजना का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न 5। यहाँ पे जो प्रश्न 5 कर रहा है कि बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल कमेंटर कौन था। एक खेल कमेंटेटर जो होता है कौन था। समीर सेन गुप्ता, डॉक्टर प्रेम कुमार, एलपी वर्मा और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे एक पूछा गया है कि बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल जो कमेंटेटर होते हैं कौन था। तो समीर सेन गुप्ता भी थे, डॉक्टर प्रेम कुमार और एलपी वर्मा, ये तीनों थे। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के किस नेता को संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था। बिहार के वैसे कौन से नेता थे जिनको संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पे सही हो रहा है। ये भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि भारत की संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। ये तो संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे कौन से, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और ये भी पूछा जाता है कि ये तो पहले हो गए, तो बाद में कौन अध्यक्ष थे, बाद में कौन अध्यक्ष बने थे। तो उनका नाम याद कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, जरूर आपको याद होगा कि पहले संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे और बाद में जो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। जो यहाँ पे प्रश्न 7 है कि 2001 और 2002 में किस राजनीतिक नेता की जयंती मनाई गई थी। 2001 और 2002 में तो श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी में कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में जगजीवन राम और डी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्योंकि 2001 और 2002 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई थी। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न 8। यहाँ पे जो प्रश्न 8 है कि बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय
किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो ए में कह रहा है अर्थशास्त्र के लिए, बी में तंत्र के लिए, सी में गणित के लिए और डी में कह रहा है दवा के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है तंत्र के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है तंत्र के लिए, क्योंकि उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ देखिए, और जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है एक बौद्ध महाविहार था, जो अब जो कह सकते हैं बिहार मतलब ये भारत में है, और यह 8वीं शताब्दी में दूसरे पाल सम्राट धर्मपाल द्वारा इस उदंतपुरी विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके बाद भारत के महाविहारों में दूसरा सबसे पुराना माना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो जो मगध में स्थित है। कहाँ पे है? तो जो मगध में स्थित था। ओके, तो तंत्र यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 9 प्रश्न पे। 9 जो प्रश्न है कि बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? तो 1386 बी है, 1486 सी है, 1643 और डी है 4332। तो बिहार में ग्रामीण बैंकों की जो शाखा है वह 1486 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है, 1486 है। बिहार में कितने ग्रामीण बैंक है? तो बिहार में 16 ग्रामीण बैंक है, जिसकी शाखाएं कितना है? 1386 है। और इसका कार्यालय कहाँ पे है? जो बिहार में ग्रामीण बैंक है इसका कार्यालय जो है कहाँ पे है? इसका कार्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो कार्यालय है वह बेगूसराय जिला में है। बेगूसराय जिला में है, जिसमें बिहार राज्य के 9 जिले शामिल है। कौन कौन से? बेगूसराय, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, समस्तीपुर, शेखपुरा और खगड़िया। ओके, तो आप लोग जो मैं आप लोग को पॉइंट बताते हैं वह बिहार से रिलेटेड ही होता है। कुछ अलग भी आप लोग को पॉइंट बताते हैं, अलग ही जानकारी आप लोग को दे देते हैं। तो इस चीज़ को आप छोटे छोटे बातों को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ से जो प्रश्न का उत्तर के अलावा मैं आप लोग को जानकारी देते हैं वह भी प्रश्न आ सकते हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। तो बिहार में झील और जिले का कौन सा मिलान जो है गलत है? कंवर झील जो है बेगूसराय में है, सरामन जो झील है बेतिया में है, सी ऑप्शन में दिया है कि पिपरा मन झील जो है परसा में है, और डी में करें एक मोती झील जो है मोतिहारी में है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सी ऑप्शन जो हो रहा है ये पिपरा मन जो झील है ये बिहार के परसा में स्थित नहीं है। तो पूछा ही गया है कि कौन सा मिलान गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये गलत हो रहा है। आपको ये भी याद करना होगा कि कंवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है, सरामन झील जो है बेतिया में स्थित है, और मोती झील मोतिहारी में। इस चीज को तो जरूर आप याद कर लीजिएगा कि मोती झील पूछा है मतलब मोतिहारी जिला में है। मोती झील पूछा है मतलब मोतिहारी जिला में है, मोती से मोतिहारी, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 11 जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 11 प्रश्न कि बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? तो 2002 में, सन 2002 में, बी में दिया है सन 2002, इसके बाद सन 2004 और डी में है सन 2006 में। तो सन 2002 में बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस को शुरू किया गया था 2002 ईस्वी में। और ये जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है पटना से वाराणसी मंडुआडी जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 31 मार्च से शुरू किया गया था। कहाँ से? तो पटना से वाराणसी मंडुआडी जो है इस जन शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया गया था 31 मार्च से। ठीक है, और इसका जो चलाने की ज़्यादातर कोशिश था कहाँ से कहाँ तक? तो पटना बिहार ऑनलाइन डेस्क। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 12 जो यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया? तो यहाँ पे ए विकल्प कर है कि केंद्र सरकार,
बी में है कि बिहार सरकार, सी है कि उपरोक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण जो है बिहार में स्थापित जो किया जाएगा वह बिहार सरकार के ही द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ये सही हो रहा है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण बिहार सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। ओके, आगे देखिए किया गया है 13 प्रश्न जो है कि उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई क्या है। तो ए में 320 किलोमीटर, बी में 344 किलोमीटर, सी में 362 किलोमीटर और डी में 372 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, 344 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिणी बिहार जो है इस राज्य की जो अधिकतम जो लंबाई है 344 किलोमीटर है। ओके, हाँ, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 344 या समथिंग, कभी कभी आप लोग को 345 भी देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में, तो आप 345 ही ऑप्शन को चुनिएगा। और ये तो था उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार तक। तो एक चीज को आपको और भी याद रखना होगा, बता देते हैं, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, पूरब से पश्चिमी बिहार की लंबाई कितना है, तो 483 किलोमीटर। कितना है, तो 483 किलोमीटर। इस चीज़ को आपको जरूर याद करना होगा। उत्तर से दक्षिणी बिहार की लंबाई 344 या कहीं कहीं 345 भी मिल जाता है, और पूर्वी बिहार से पश्चिमी बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर। ओके, इस चीज़ को आप जरूर याद करते चलिएगा। आगे देखिए प्रश्न 14 है कि 14 जो प्रश्न है कि बिहार जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 1.78%, बी में है 2.86%, सी में 2.94% और डी में 3.12%। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, 2.86%। बिहार में भारत का क्षेत्रफल जो है 2.86% है। 15 प्रश्नों को देखिए। जो 15 प्रश्न है कि बिहार जो है समुद्र तट से कितना दूर है। ए ऑप्शन दिया है कि 100 किलोमीटर, बी में कि 170 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर और डी में 300 किलोमीटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 200 किलोमीटर। बिहार जो राज्य है ये समुद्र तट से 200 किलोमीटर जो है दूर है। ओके, आगे आते हैं प्रश्न 16। यहाँ पे जो 16 प्रश्न है कि 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगा अनुपात क्या था। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है लिंगा अनुपात। तो ए विकल्प में दिया है 909, बी में 910, सी में 919 और डी में 918। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है 918, क्योंकि 2001 में बिहार में लिंगा अनुपात 2001 की बात किया जाए, 2001 में जो लिंगा अनुपात था वह कितना था, तो वह जो था 918 था। अब माफ कीजिएगा 919 था। कितना था, 919 था। लेकिन 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 918 हो गया। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 17। यहाँ पे जो 17 प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है। 2011 के अनुसार मतलब जनगणना के अनुसार बिहार में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दिया है कि 4,25,04,553। इसी प्रकार 5,25,04,553। उसी प्रकार सी ऑप्शन दिया है 5,25,33,553 और डी में है 4,91,44,553। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये सही हो रहा है, 5,25,04,553, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या जो थी वह 5,25,04,553 थी। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 18। यहाँ पे जो 18 जो प्रश्न है कि बिहार में मानसून कब आता है। 9 से 10 मई को, बी में कर है 29 से 30 मई, सी है 9 से 10 जून, डी है 29 से 30 जून। तो बिहार में जो मानसून आता है वह 9 से 10 जून
के करीब आता है, कभी कभार लेट भी हो जाता है। 9 से 10 जून भी चला जाता है, 29 से 30 जून भी चला जाता है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर याद करना होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं कि अप्रैल में महीना में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है, गर्मी का मौसम है, जो जुलाई के मध्य तक चलता रहता है, और जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, लेकिन यहाँ पे जून दिया है तो उस जो पहले का अनुसार जो है 9 से 10 जून के अंतर्गत ही आ जाता था मानसून, लेकिन अब मानसून जो है थोड़ा लेट करके आता है, 29 से 30 जून भी चला जाता है और कभी कभार जुलाई में भी चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 19। तो 19 जो प्रश्न है कि 6वीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो बोध गया में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में कि नालंदा में? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वैशाली जो जिला है यहाँ पे 6वीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छे तरीका से थी, क्योंकि प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य था वैशाली ही था। प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य जो जिला था वह वैशाली ही जिला था, और बिहार के इस प्रांत को वैशाली गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है, वैशाली जिला को। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद करिएगा। और ये भी बता देते हैं कि दुनिया में पहला गणराज्य जो है माना जाता है बिहार के वैशाली को ही माना जाता है। दुनिया में पहला गणराज्य किसको माना जाता है? तो वैशाली जिला को ही माना जाता है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 20। यहाँ पे जो 20 प्रश्न करा है कि किस वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा जाता है? किस वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सी में दिया है सामवेद में, डी में दिया है अर्थववेद में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा जाता है। अब ये थोड़ा सा तो आप लोग को तो पता हो गया ऋग्वेद। अब यहाँ पे एक मैं प्रश्न रख देते हैं कि ऋग्वेद से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भाई तो ऋग्वेद तो आ गया, ठीक है, ऋग्वेद सही है, ऋग्वेद से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो मैं आप लोग को बता देते हैं कि ऋग्वेद से हमें ज्ञान, विज्ञान, खगोल, भूगोल, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, नैतिकता, ईश्वर, भगवान, मोक्ष, ये सब मानव जीवन से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां जो है ऋग्वेद में मिलती है। और ओके, इतना तो खैर पता चल गया आप लोग का। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 21 प्रश्न है। 21 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने नंद वंश, यहाँ पे दिया है नंद वंश, 1 नंबर हो गया। नंद वंश के राजा घनानंद, नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे 2 चीज का नाम मैंने जिक्र कर दिया। एक नंद वंश के राजा जो थे कौन थे? घनानंद थे। ये इतिहास है, इस चीज को भी आप जरूर याद कीजिएगा। नंद वंश के राजा घनानंद थे, उनको पराजित करके यहाँ पे एक और आ गया है मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे इसको भी ध्यान रखना होगा आप लोग को। चंद्रगुप्त के गुरु जो थे चाणक्य थे। इनकी सहायता से नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना जो है की थी। ओके, आप लोग को याद हो गया अच्छे तरीका से। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 23 जो यहाँ पे प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के 3 पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं था? 3 पुस्तकालयों में से कौन सा सही नहीं है? रतन ज्योति पुस्तकालय, ए ऑप्शन दिया है। बी में दिया है रतन दधी पुस्तकालय, बी में है। सी में रतन सागर पुस्तकालय और डी में दिया है रतन रजक पुस्तकालय। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, रतन ज्योति पुस्तकालय, रतन ज्योति पुस्तकालय, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जो है 9 मंजिले की है, 9 मंजिले की है। आप सोच सकते हैं कि 9 मंजिला जो इसका है लाइब्रेरी है नालंदा विश्वविद्यालय की। इसमें 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो रतन सागर जो है, रतन सागर भाग हो गया, एक
रत्नोदधि है पुस्तकालय है, एक रतन रजक जो है ये पुस्तकालय था। 3 पुस्तक यहाँ पे जो है 3 भाग है और 9 मंजिला जो है लाइब्रेरी है। तो आप इससे अंदाजा अच्छे तरीका से लगा सकते हैं। 23 प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे जो 23 प्रश्न कर रहा है कि बिहार के किस मंडल में केवल 2 जिले हैं, केवल 2 जिले हैं, कौन सा मंडल है? तो पूर्णिया है, बी में भागलपुर, सी में सारण और डी में कोसी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, भागलपुर जिला है। बिहार में किस मंडल में केवल 2 जिले हैं? तो भागलपुर जिला में, और भागलपुर मंडल में 2 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो खुद से भागलपुर जिला है, एक खुद से तो भागलपुर जिला हो जाएगा, एक जो जिला है बांका जिला है, एक जो है बांका जिला है। दोनों चीज आपको याद करना होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 24 जो प्रश्न है कि बिहार के दक्षिणी पठार बिहार का कितना प्रतिशत है? तो ए में दिया है 3.16%, बी में 2.65%, सी में 3.68% और डी में 4.02%। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, 3.68%। क्यों? क्योंकि बिहार के दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल कितना है, ये भी प्रश्न आपको याद करना होगा। तो 2927 वर्ग किलोमीटर बिहार के दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल, दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल है 2927 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण बिहार का 3.68% है। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए 25 प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे जो 25 प्रश्न करे कि बिहार के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ए में देख सकते हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। बी पटना, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देते हैं। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, पटना पहले होगा, पूर्वी चंपारण, इसके बाद मुजफ्फरपुर और मधुबनी। ये 4 जो जिले हैं जिसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। अब पटना की जनसंख्या कितना है? तो देखिए यहाँ पे मैं बता देते हैं आप लोग को समक्ष, जिससे आप लोग को अच्छे तरीका से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 करोड़, यहाँ पे लिख देते हैं 83 लाख, माफ कीजिएगा साथियों, 58 करोड़ 38 लाख 4,605। ये पटना की जनसंख्या है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला पूर्वी चंपारण, बहुत सारा इनकी जनसंख्या है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। 26 प्रश्नों को देखिए। 26 जो प्रश्न है कि बिहार में 2001 से 2011 तक किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक थी? मधेपुरा का, गया का, वैशाली का कि शिवहर का? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये सही हो रहा है, मधेपुरा जो जिला है, यहाँ पे बिहार में 2001 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक है। कितना है? तो कितना प्रतिशत थी? तो 31.12% थी, सर्वाधिक थी तो 31.12% थी। आगे देखिए 27 प्रश्न। 27 जो यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में पाइराइट जो है सबसे ज्यादा किन 2 जिलों में मिलता है? रोहतास बिहार, बी में समस्तीपुर सीतामढ़ी, सी में मुंगेर नवादा, डी में गया पटना। तो रोहतास कैमूर जो है यहाँ पे सही हो रहा है। पाइराइट जो सबसे ज्यादा मिलता है वह 2 जिला है, वह 2 जिला कौन कौन सा है? तो रोहतास और कैमूर है, क्योंकि बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में पाइराइट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 28 प्रश्नों को देखिए। 28 जो प्रश्न है कि बॉयलर और इंजन को ढकने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? एस्बेस्टस का, सोरा का, डोलामाइट का कि अभ्रक का? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, एस्बेस्टस जो है यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। बॉयलर और इंजन को ढकने के लिए मुख्य रूप से एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। और एस्बेस्टस के जो खान है बिहार के, इसकी जो खान है इसको भी याद करना होगा, बिहार के मुंगेर जिला में है, बिहार के मुंगेर जिला में इसका खान है एस्बेस्टस का। ओके, इसके बाद देखिए 29 प्रश्न। 29 जो प्रश्न है कि बिहार का
मुख्य तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? धनबाद में है, बरौनी में, हथुआ में कि मोकामा में? तो तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि बिहार का जो मुख्य तेल शोधक कारखाना है बरौनी में है, जो सोवियत संघ की मदद से शुरू किया गया था। ओके, इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 30। यहाँ पे जो 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार में केंद्र सरकार पेट्रोकेमिकल इकाई कहाँ स्थापित है? आरा में, फतुआ में, बरौनी में कि सासाराम में? तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पे बरौनी जो जिला है, यहाँ पे बिहार में केंद्र सरकार की पेट्रोलियम इकाई बरौनी में स्थित है। पेट्रोलियम इकाई जो है बरौनी में स्थित है। 31 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 31 है कि बिहार में मोहरी लाख उद्योग कहाँ स्थित नहीं है? मोहरी लाख उद्योग मुंगेर में, पूर्णिया में, गया में कि मधुबनी में? यहाँ पे मधुबनी होना चाहिए। तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी हो रहा है यही सही हो रहा है, मधुबनी में। बिहार में मोहरी लाख उद्योग जो है मुंगेर, पूर्णिया, गया में स्थित है, लेकिन मधुबनी में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं ही दिया गया है, इसलिए मधुबनी जिला नहीं होगा। आगे देखिए प्रश्न 32 जो प्रश्न है कि बिहार में रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित कहाँ पर है? कौन कौन सा जिला है? तो ए में गया भागलपुर, मुंगेर सिवान, दरभंगा किशनगंज, पूर्णिया कटिहार? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, गया और भागलपुर, क्योंकि बिहार में रुई उद्योग गया और भागलपुर में सर्वाधिक विकसित होता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 33 जो है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य पर्यटन विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1970, 1980, 1985? तो 1980 जरूर याद कीजिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। बिहार राज्य पर्यटन विकास विभाग की स्थापना 1980 में हुई थी और यह जो है पर्यटन उद्योग से संबंधित है। यह जो है पर्यटन उद्योग से संबंधित है। ओके, पर्यटन उद्योग से क्या है? संबंधित है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 34 जो प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित कहाँ पे होता है? तो मैं इस प्रश्नों का उत्तर तो जस्ट आप लोग को बताएं, गया और भागलपुर। ये प्रश्न जो है 2 बार टाइप हो गया है। 35 प्रश्नों को देखिए। 35 प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है। 35 जो प्रश्न है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में माचिस फैक्ट्री कहाँ पर है? बेतिया में है, बांका, यहाँ पे कर लीजिएगा, बांका में है, माफ कीजिएगा साथियों, बागा है। इसके बाद रामनगर में है कि नौतान में है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही होगा, बागा जो एक है, यहाँ पे बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक छोटा सा गांव है जिस बागा नाम का, वहां पर ही माचिस फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। ओके, तो मैं आज के लिए 35 प्रश्नों को ही रखते हैं। तो ये 35 जो प्रश्न थे आपके लिए बहुत सहायता करेंगे एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस प्रश्नों को जरूर देखिएगा और इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो आपका स्नेह प्यार इस चैनल से जरूर बना रहेगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं इतने ही प्रश्नों को करते हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।